जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे करना है इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आपके सामने ये मैंने कुछ पॉइंट्स और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की थी जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको हेल्प करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप पहले न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। ओके, जैसे कि आपके सामने ये जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख रखा है, इसको इस क्वेश्चंस में 11 पॉइंट्स दिए हैं जिनके अमाउंट्स अलग अलग दे रखे हैं इस क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में आप पहले इन सारे आइटम्स को ध्यान से पढ़ें और जो भी मैंने आपको इसके पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मेथड के जो आपको मैंने समझाया था उन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट यूज होगा और कौन सा पॉइंट यूज नहीं होगा जो वैल्यू एडेड मेथड के फार्मूले में हमको यूज करना। ओके, तो आप देखिए पहले इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। पहला आइटम दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ओके, इसका मतलब ये पॉइंट डोमेस्टिक परचेज को बता रहा। ओके, इसका मतलब है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है, इसका मतलब है कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया होगा इस क्वेश्चन में तो वो इसमें ऐड होगा और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होकर के ये क्या चीज़ को बताएगा, ये बताएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। ओके, तो पहला पॉइंट आपने दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब हुआ जो बिना बिका हुआ। बिना बिका का मतलब स्टॉक। इसका मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट वर्ड्स में है। इसका मतलब है कि इट इज अ अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टॉक। ओके, देन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है इट इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम अब्रॉड। ओके, चौथा पॉइंट दिया है डोमेस्टिक सेल। सेल्स का पॉइंट आपको डिस्कस करते वक्त मैंने बताया था कि अगर डोमेस्टिक सेल का अमाउंट दे रखा है इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट जो आइटम अगर इसमें आया होगा, जैसे 7 पॉइंट पे एक्सपोर्ट दिया है, इसको हमको ऐड करके आपको टोटल अमाउंट ऑफ सेल पता करना होगा। एक पार्ट है कि जो विद इन द कंट्री जो सेल अमाउंट है और एक अमाउंट है एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि इट इज़ अ सेल अमाउंट टू अब्रॉड। ओके, तो इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। ओके, देन पांचवा पॉइंट दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको मैंने इसके पहले जब बता रहा था तो उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। ओके, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, देन पावर चार्जेस। पावर चार्जेस ये भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर क्या है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक तरीके का ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है।
ओके, तो ये आपको पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ करके ये डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम किसका पार्ट है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स। ओके, देन एक्सपोर्ट का अमाउंट दिया हुआ है, आपको पता है एक्सपोर्ट का अमाउंट 200 है। 8वें पॉइंट पे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेसन में बताया था कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, एंड विच इज यूज फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसलिए इस पार्ट को आपको कहीं भी यूज नहीं करना है। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक तरीके का ये अमाउंट क्या है, जीएसटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी, और जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, एक तरीके का ये इनडायरेक्ट टैक्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, देन सब्सिडी, दिस इज अ गिवन सब्सिडी अमाउंट। ओके, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इस पॉइंट को भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज, सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, तो दिस इज इंक्लूडेड, और ये दोनों पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो दो अमाउंट दे रखे हैं, with the help of this point you will get NIT. NIT means indirect tax minus subsidy. ओके, तो IT में से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो यू विल गेट NIT, और NIT का यूज आपको आगे इसमें यूज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं ये दे रखे हैं, इनको बहुत केयरफुली पढ़ना है, और इसके बाद ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा आइटम हमारे वैल्यू एडेड मेथड के फार्मूले में यूज होगा और कौन सा यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, बट इस क्वेश्चंस में अभी आपको ये नहीं कहा गया कि क्या चीज निकालनी है। ओके, तो सपोज अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि फाइंड GVAMP, NVAMP, NPAFC, सपोज NVAFC कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है और GVAMP निकालने के लिए कहा जाता है। ओके, हाउ यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज बाय यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। ओके, लेट अस सी। यस, तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को आप देखिए। वैल्यू एडेड मेथड के हम लोगों ने जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो मैंने इस क्वेश्चंस में नोट कर दिया है। पहला जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ग्रास वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि GVAMP निकालिए और NVAFC निकालिए। ओके, तो पहले आप GVAMP का फार्मूला लिखेंगे, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, बट अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है और इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है तो सिंपल है कि इन वैल्यू को आप रख करके इसको निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो यू विल यूज अनदर फार्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन सेल्स की अमाउंट कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखी है इस क्वेश्चन में, और चेंज इन स्टॉक का अमाउंट दे रखा है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज 60। ओके, तो पहले आप सेल्स का अमाउंट निकालेंगे। ये सेल्स का अमाउंट को, जिसका कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बताया था कि सेल्स को, टोटल सेल्स को निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स और अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट टोटल सेल्स। तो हमने टोटल सेल्स को, अमाउंट को निकाल लिया है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट के अमाउंट को ऐड किया तो यू विल गेट 1400। ओके, सेम इसी तरीके से इंटरमीडिएट कॉस्ट भी
नहीं दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है। और इसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था कि अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया है, इसके कंपोनेंट्स दे रखे। कंपोनेंट्स में क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट, इसका अमाउंट 400 दे रखा है, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड होगा और इसका अमाउंट दिया है 120। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन you will get by adding these two components, you will get 520. Okay, so this is the amount of intermediate cost and this is the amount of total amount of sales. Okay, तो ये दो अमाउंट आपको चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। तो पहले आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक की हेल्प से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। ओके, पहले तो आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में टोटल अमाउंट ऑफ सेल को निकालेंगे बाय एडिंग दीज टू कंपोनेंट्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ओके, और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट को निकालने के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस चीज को निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। ओके, सेल्स का अमाउंट आपने यहाँ से निकाला हुआ है 1400 एंड चेंज इन स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड। कभी कभी चेंज इन स्टॉक का अमाउंट दिया जाता है अलग अलग इसके कंपोनेंट के फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो अगर ये दो डिफरेंट अमाउंट्स दे रखे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को घटा लेंगे, यू विल गेट चेंज इन स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, तो चेंज इन स्टॉक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। तो ये आपका चेंज इन स्टॉक हो गया, और इसको आप इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करना है, ध्यान रखिए, कभी कभी गलती से बस स्टूडेंट्स यहाँ माइनस कर देते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान रखना है। सेल्स में चेंज इन स्टॉक अमाउंट ऐड होता है तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका अमाउंट आ गया आपका 1460। ओके, अब आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का अमाउंट पता हो गया और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट भी पता हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट की हेल्प से, यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ओके, इस फार्मूले में दोनों अमाउंट्स की वैल्यू रख देंगे, दोनों के वैल्यूज रख देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट 1460 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 520, इनका जो डिफरेंस है यू विल गेट 940 करोड़। ओके, तो दिस इज आस्क्ड वैल्यू इन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट इज GVAMP। इसकी वैल्यू आपकी आ गई 940 करोड़। ओके, इसके बाद दूसरा अमाउंट आपसे पूछा गया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो इस अमाउंट को पता करने के लिए आपने जो अमाउंट निकाल रखा है इसको यू हैव टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू दिस अमाउंट। ओके, तो ये आपको मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसके पहले नोट्स में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रखा है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू दिस अमाउंट, नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। तो फर्स्ट कंपेयर दीज टू कंपोनेंट्स and you have to convert this amount into this. This is the value of gross and it is converted as net. Okay, तो gross को net में convert करने के लिए you have to deduct depreciation, क्योंकि gross और net का जो relation होता है वो depreciation से होता है। Okay students, तो आपको क्या करना है कि ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, और आपने ऑलरेडी निकाल रखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। इसका मतलब है इस अमाउंट को, इस एग्रीगेट्स को आपको चेंज करना है इस एग्रीगेट्स में। ओके, तो यहाँ पर पहला डिफरेंस है इसका और इसके बीच में, वो ग्रॉस और नेट का है, और ग्रॉस और नेट का रिलेशन होता है डेप्रिसिएशन से, आपको बताया मैंने। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ओके, तो आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया, फिर आप कंपेयर करते हैं वैल्यू एडिशन। दिस इज अ मार्केट प्राइस और इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, NIT को घटाते हैं।
एनआईटी यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट का रिलेशन किससे होता है, एनआईटी से। अब आपको ये देखना है कि घटेगा या जुड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट करना है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आपको जाना है। इसका मतलब है कि आप इसको माइनस करेंगे। ओके, तो ये आपका कन्वर्जन का फार्मूला बन गया, मतलब जीवीएमपी में से माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी करना है। बट इस क्वेश्चन में एनआईटी दिया नहीं है। इसके एनआईटी को निकालने के लिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को आप माइनस करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी यहाँ पर 30 है और सब्सिडी का अमाउंट 10 है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज अमाउंट्स यू विल गेट एनआईटी, और यहाँ पर एनआईटी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ओके, और डेप्रिसिएशन आपको मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन की जो दूसरा नाम है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी इट इज अ व्हाट, इट इज अ डेप्रिसिएशन, दिस इज अ डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना, 20, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 50 दिस। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट को आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एंड सॉल्व इट। तो यू विल गेट 870। 870 इज द वैल्यू ऑफ NVAFC। ओके, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और यही मेथड है जिसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जनरली ये क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, बट आप अगर कॉन्सेप्चुअली इस फार्मूले को अच्छे से समझ चुके हैं तो यू कैन फाइंड एनी वैल्यू asked in a numerical question. Sometimes it asked as a amount of sales, sometimes it asked as a intermediate cost, sometimes it is asked as a NVAFC। तो आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, और ध्यान में रखते हुए इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और कौन सी वैल्यू वो पूछ रहा है निकालने के लिए। ओके, और जब आप इस चीज़ को डिसाइड करने के बाद पहले उस मेथड का फार्मूला नोट करिए और जो गिवन आइटम्स हैं उन आइटम्स को फार्मूले में रखते जाइए और सॉल्व करिए, और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे तरीके से आप समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।